हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एके क्लासेस। हमारे क्लास में आज का टॉपिक है क्लास 11th कक्षा 11 लेसन सेकेंड यानी पार्ट 2 परमाणु संरचना। परमाणु संरचना में आज हमारा जो विषय है जिस पर हम बात करने वाले हैं वो क्या है? रदरफोर्ड के परमाणु लिखा है, परमाणु मॉडल होना चाहिए था, ठीक है ना। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल, ठीक है ना, का दोष। जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हमने इससे पहले वाली क्लास में डिस्कशन किया था, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल पर जो भी हमने चर्चाएं की थी, परमाणु मॉडल को समझे थे हम लोग, तो उस परमाणु मॉडल में क्या दोष हैं, क्या कमियां हैं, उस पॉइंट को लेकर के हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, आपको हम रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को एक बार थोड़ा सा याद दिलाएंगे, तभी आप कमियां समझ पाएंगे, अदरवाइज दिक्कत होगी। रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था स्टूडेंट्स, उसमें इन्होंने ये बताया था कि जो नाभिक होता है, नाभिक अति सूक्ष्म सघन होता है, जिसमें परमाणु का समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है या फिर निहित होता है। बात समझ गए? ये इनका परमाणु मॉडल का पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट इनका यह था कि नाभिक जो है अपने चारों तरफ इलेक्ट्रॉनों से घिरा होता है और वो इलेक्ट्रॉन वृत्तीय मार्ग पर चक्कर लगाते हैं या वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इस पॉइंट को थोड़ा सा हम हाईलाइट करेंगे और देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो हम जानते हैं कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से पहले एक कॉन्सेप्ट आया था, उस कॉन्सेप्ट को दिया था मैक्सवेल नाम के वैज्ञानिक ने, ठीक है। तो मैक्सवेल ने अपने कॉन्सेप्ट, अच्छा उनका कॉन्सेप्ट क्या था? इलेक्ट्रोडायनामिक कॉन्सेप्ट था। तो मैक्सवेल ने अपने इलेक्ट्रोडायनामिक, अब इसकी हिंदी नहीं होती, हिंदी में यही कहते हैं और इंग्लिश में भी यही कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रोडायनामिक कॉन्सेप्ट था या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट मतलब सिद्धांत मैक्सवेल का, उसमें मैक्सवेल ने यह बताने की कोशिश की कि जब कोई चार्ज्ड पार्टिकल अपने विपरीत आवेशित, मतलब जब कोई आवेशित कण अपने विपरीत आवेशित कण के चारों तरफ घूमता है वृत्तीय मार्ग पर, तो ऊर्जा का ह्रास करता है, यानी ऊर्जा उसमें से क्या होती है? उत्सर्जित होती है। ऊर्जा का वो क्या करता है? उत्सर्जन करता है। कौन करता है? जो घूम रहा होता है वो करता है ऊर्जा का उत्सर्जन। ओके, ठीक है ना। तो ये ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, ये मैक्सवेल ने बात में बताई, ठीक। तो मैक्सवेल के अनुसार जब कोई आवेशित कण अपने विपरीत आवेशित कण के चारों ओर वृत्तीय मार्ग पर, वृत्तीय मतलब गोलाकार मार्ग पर चक्कर लगाता है या फिर घूमता है, तो वो अपनी ऊर्जा खर्च करता है, मतलब उसमें ऊर्जा की कमी आती है, ऊर्जा का ह्रास होता है, ठीक है। अब जब आप इसी वाले बिंदु को, इसी वाले सिद्धांत को रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में सेट करेंगे, उसमें अप्लाई करेंगे, तो आप पाएंगे रदरफोर्ड ने बताया था कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता है। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएगा, ठीक, तो आप यहां देखेंगे इलेक्ट्रॉन क्या है? एक आवेशित कण है और ये धनावेशित कण है, ये भी आवेश और ये भी आवेश, तो विपरीत आवेश है ना, यहां माइनस आवेश, यहां प्लस आवेश। इसी प्रकार ये भी बात है, ठीक है। ये तो खैर नॉर्मल, ये कोई एक कॉन्सेप्ट है, किसका कॉन्सेप्ट है? मैक्सवेल का। मैक्सवेल ने इसमें जो बात बताई, उसी बात को हम परमाणु में अप्लाई कर रहे हैं, परमाणु मॉडल में सेट कर रहे हैं। किसके परमाणु मॉडल में? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में।
तो हमने देखा कि यहां इलेक्ट्रॉन है और यहां नाभिक है। नाभिक पर धनावेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, तो यहां भी विपरीत आवेश वाली बात आ गई। तो इनके यानी किनके, मैक्सवेल के इलेक्ट्रोडायनामिक सिद्धांत के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय मार्ग पर चक्कर लगाएगा तो वो भी अपने ऊर्जा का ह्रास करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने ऊर्जा का ह्रास करना चाहिए, अपनी ऊर्जा निकालनी चाहिए, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा निकालेगा यानी ऊर्जा का ह्रास करेगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन के जो घूमने की गति है वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट, वो धीमी पड़ जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन है, जैसे जैसे ये ऊर्जा का ह्रास करेगा वैसे वैसे गति धीमी होगी, और जब गति धीमी होगी इलेक्ट्रॉन की तो इलेक्ट्रॉन को ये नाभिक अपने तरफ आकर्षित करेगा, और जब आकर्षित करेगा तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास धीरे धीरे आएगा, और पास आते आते एक ऐसा समय आएगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक में क्या होगा स्टूडेंट, गिर जाएगा। जब ये इसमें गिर जाएगा तो गिर जाने के बाद क्या होगा, परमाणु का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो क्या ऐसा है परमाणु का अस्तित्व नहीं होता? ऐसा तो नहीं है। यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा तो परमाणु खत्म, अस्तित्व ही उसका खत्म हो जाएगा। क्या ऐसा है? तो हमने पाया कि ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता ना तो हम होते, ना आप होते, ना यूनिवर्स होता। जब यूनिवर्स ही नहीं होता तो हम कैसे होते? सीधी सीधी बात है, क्योंकि परमाणु से ही सब कुछ बना है। परमाणु आपस में भिन्न भिन्न तरीके से जुड़ करके भिन्न भिन्न प्रकार के अणु बनाते हैं, और वो अणु आपस में भिन्न भिन्न तरीके से जुड़ करके बड़े बड़े पिंड बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे आपके अंदर भी जो इकाई है वो क्या है, परमाणु है। परमाणु से मिलकर के ही हम लोग बने हैं। यदि परमाणु ना होता तो कुछ भी नहीं होता। सब कुछ है इसका मतलब परमाणु है। तो यहां पर आप देखेंगे रदरफोर्ड के अनुसार, जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है उसने जो बताया परमाणु के बारे में, उसके अनुसार परमाणु खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन परमाणु खत्म नहीं होता। ये चीज नहीं होती परमाणु में। जब ये चीज नहीं होगी तभी परमाणु अस्तित्व में रहेगा और उसका वजूद होगा यूनिवर्स में। तो कहने का मतलब यह है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल मैक्सवेल के इलेक्ट्रोडायनामिक कॉन्सेप्ट को या फिर सिद्धांत को एक्सप्लेन मतलब उसकी व्याख्या नहीं कर पाया। पहला दोष। अब यहां सवाल यह आता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में क्यों नहीं गिरता? गिर जाना चाहिए भाई, इसके सिद्धांत के अनुसार नहीं गिरता। क्यों नहीं गिरता? तो इसके ना गिरने का कारण क्या है? अपकेंद्रण बल। मतलब यहां नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में दो तरह का बल काम करता है। एक नाभिकीय बल जो इलेक्ट्रॉन को नाभिक की तरफ लाता है, और दूसरा अपकेंद्रण बल। अपकेंद्रण बल क्या करता है? नाभिक से इलेक्ट्रॉन को दूर ले जाता है। तो अपकेंद्रण बल के कारण ये इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिर पाता। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो क्यों नहीं गिरता इसका आंसर भी आपको मिला, और आपने ये देखा कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल मैक्सवेल के इलेक्ट्रोडायनामिक सिद्धांत को या उसकी व्याख्या नहीं कर पाया। ठीक है, और मैक्सवेल को अपने सिद्धांत के देने की वजह से मैक्सवेल को यह सिद्धांत पारित करने के सम्मान में नोबेल प्राइज दिया गया। नोबेल प्राइज से उनका सम्मान किया गया। तो मैक्सवेल जो है नोबेल प्राइज विनर है। अच्छा, एक बात और, जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है इससे हमें इसकी भी इस बात की भी पुष्टि नहीं होती कि परमाणु में भिन्न भिन्न कोष, उपकोष और कक्षक होते हैं। मतलब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कोष, उपकोष और कक्षक को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उनकी व्याख्या नहीं कर पाया। ये दूसरा दोष है। ये दो मुख्य दोष हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के। ठीक है, अब इन्हीं दोषों को दूर करने के लिए आगे दूसरे परमाणु मॉडल आएंगे जो हम लोग पढ़ेंगे। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के ये दोष हैं, इनको आप देख लीजिएगा।
जैसा हमने बताया अपने कॉपी में आप नोट करते जाइए और एक नोट्स तैयार करते जाइए हिंदी मीडियम में। जो यहाँ पर बोलते हैं हम वही आपका नोट्स हो जाता है। हमारी बात को सुन करके, हमारे लेक्चर को सुन करके आप इसका मेन पॉइंट कंक्लूड करो और अपने कॉपी में लिखो, तो इससे लगेगा कि हाँ पढ़ाई कर रहे हैं और आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, सिर्फ लेक्चर सुन लेते हैं, तो आपकी पढ़ाई अधूरी है। सुन करके उसको अपने लैंग्वेज में, मीन्स अपने भाषा में, अपने नोटबुक में लिखेंगे आप, तो इसका मतलब आपने सही अध्ययन किया और वो चीज आपको रियलाइज होती रहेगी, बनी रहेगी आपके ब्रेन में, आप उसको भूलेंगे नहीं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।